बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईआर का पहला टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ आईआर एंड द स्कोप ऑफ आईआर। तो हम स्कोप भी इसके साथ ही देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कुछ मखसूस चीज़ें, हम जो है ना जो एरिया हम कवर करते हैं वो देखते हैं क्या क्या है। ये हम नंबरों के चक्कर में ना पड़े आप, ये हमने ऐसे ही लिख दिए। इसमें जो है ना कुछ ब्रॉड एरियाज़ देखेंगे कि किन ब्रॉड एरियाज़ के बारे में जो आपका आईआर है वो डिस्कशन करता है, बात करता है। ठीक है, स्कोप देखेंगे आईआर का, तो ऑब्वियसली जो है ना स्कोप इसी में आ जाएगा। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ आईआर देखेंगे, थोड़ी सी जो इसकी हिस्ट्री है वो भी ज़रूर देखेंगे ताकि हमें पता हो, क्योंकि एक दफ़ा क्वेश्चन पेपर में एक सवाल आ चुका है कि जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है आईआर का, कि वो एकेडमिक डिसिप्लिन कैसे बना, तो ये हमें बताएं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो है ना कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने ख़ुद जो है ना डेफिनेशन ऑफ आईआर से हमने निकाले हैं, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ आईआर की बात करते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग नेशन स्टेट्स। अब ये नेशन स्टेट्स क्या है, ये आपका जो है ना बिल्कुल अगला जो टॉपिक है आपका आईआर का वो यही है। ठीक है, तो जो नेशन स्टेट्स हैं, अब यहाँ पर फ़िलहाल आप दिमाग बनाने के लिए यही समझें कि जो स्टेट्स होती हैं आजकल जिन्हें हम स्टेट कहते हैं, जो एक मुल्क होता है आपका, उसी के बारे में बात हो रही है, नेशन स्टेट। ठीक है, जब नेशन स्टेट की अलग से जो है ना एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि नेशन स्टेट का जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं, ये फिर बाद में इसको देखेंगे। फ़िलहाल आप यही समझेंगे इसको हम जो है ना वो एक मुल्क कहते हैं। ठीक है, तो जो मुल्कों के बीच में आपस में रिलेशंस है उसको हम देखते हैं। इसमें सीधी सी बात है, कोई इसमें जो है ना उल्टी पुल्टी बात नहीं है। कंटेम्प्रेरली जो आजकल का मामला है उसमें क्या है, हमने नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया है इसके अंदर। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे जाके, ये भी हमने समझ लेना, हम आज ही के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। और अगली बात इसमें क्या है कि अ प्रोसेस बाय विच स्टेट्स परसुएट देयर नेशनल इंटरेस्ट। जो स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको वो किस तरीके से परसुएट करता है। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान को जो है ना वो टमाटर चाहिए, ठीक है, तो इंडिया के साथ उसको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। जो ताल्लुक बनाया उसने तो एक रिलेशन बनाया, अच्छा रिलेशन, तो उस रिलेशन को हम देखेंगे। उसमें हो सकता है अच्छा ताल्लुक बनाने के लिए वो डिप्लोमेसी करे। ठीक है, अच्छा ताल्लुक बनाने के लिए वो हो सकता है इंडिया को जो है ना वो इंसेंटिफाई करे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो वो जो अपना नेशनल इंटरेस्ट जो कि टमाटर है, तो टमाटर ख़रीदने के लिए जो अपना नेशनल इंटरेस्ट है इंडिया से, तो वो उसको जो है ना परसू करना है। और उसके लिए लाजमी सी बात है कुछ भी होगा, डिप्लोमेसी होगी या कुछ भी हो सकता है। अगर डिप्लोमेसी नहीं होगी तो आखिरी जो हल होगा आपका वो क्या होगा, आखिरी जो हल होगा वो फिर हो सकता है वॉर भी हो। ठीक है, अब टमाटर तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, मिसाल दे रहा हूँ आपको, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिन पे आप, वाटर का मसला है जैसे कि वाटर, तो वाटर के लिए भी हम इंडिया के जो है ना मोहताज है। तो अब इसमें हम डिप्लोमेसी कर सकते हैं, इंसेंटिफाई कर सकते हैं इंडिया को, लेकिन अगर फिर भी नहीं होगा, बाद में आखिर नहीं होगी, बात समझ में नहीं आएगी, तो फिर आखिरकार अल्टीमेटली क्या होगा, वॉर ही होगी ना। समझ रहे बात को। तो यही है बात, यही है इंटरनेशनल रिलेशंस, कि हम मुल्कों के बीच में या तो अच्छे ताल्लुकात हैं या फिर बुरे ताल्लुकात हैं। तो इनको हम समझते हैं कि कैसे हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं तो कैसे हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सारी बातें वही हैं, वही जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में समझते हैं। हम देखते हैं इसमें बैलेंस ऑफ पावर है, सिक्योरिटी डायलेमा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बस सिर्फ इन्होंने थोड़े से जो है ना जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल कर दी है, तो वो हम देख लेंगे, उसको कोई मसला नहीं है। अब हम इसमें एक बात देखते हैं कि एरिस्टोटल जो है उसने क्या कहा था। उसने भी यही कहा था कि मैन बाय नेचर एंड नेसेसिटी इज़ अ सोशल एनिमल, कि मैन जो आदमी है आपका वो एक सोशल एनिमल है। क्या मतलब कि वो एक सोसाइटी में रह सकता है, वो ये नहीं कि अकेला नहीं रह सकता वो कभी भी। ठीक है, जो अकेला रह सकता है वो क्या है, वो या तो फिर कहता है गॉड है या फिर कोई बीस्ट है। ठीक है, तो इसने ये बात की एरिस्टोटल ने। तो इसी तरह से समझने की बात यह है कि आदमी जब अकेला नहीं रह सकता तो कोई मुल्क भी अकेला नहीं रह सकता। क्या ख्याल है, जो बहुत सारे मुल्क हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये इंटर डिपेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, वो क्या है, वो आपके जो है ना वो आपके अमेरिका है। ठीक है, जो मतलब ना किसी से कुछ ले ना किसी से कुछ दे, मतलब वो अपनी जो चीज़ें हैं उसकी जो वो अपने मुल्क में प्रोडक्शन कर रहा है वो उसके सर्वाइवल के लिए काफ़ी है। ठीक है,
तो ये कुछ ऐसे हैं। इंटरडिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी ये क्या चीज़ें हैं, ये हम आगे चल के फिर आगे जब इसके अलग अलग टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिलहाल आप यहाँ पर देखते हैं कि ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ये हम फिलहाल इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। आईआर की जो यहाँ हमने डेफिनेशन की बात की, तो असल में ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। डेफिनेशन तो आप कोई भी बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। डेफिनेशन तो सिर्फ ये है कि भाई रिलेशनशिप्स, आप रिलेशंस देखते हैं। अब बाकी तो बात सारी एक्सप्लेनेशन की है ना, तो डेफिनेशन उसने कह दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हम एक लाइन की डेफिनेशन रट्टा लगाकर याद कर लें। हमें क्या करना है, उसका पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई ये रिलेशनशिप्स क्या हैं, कैसे होते हैं। इन तमाम चीज़ें जो है ना आपकी रिलेशनशिप्स के ऊपर हैं। क्यों रिलेशनशिप्स जब आप देखते हैं उसमें लाजमी बात है, आप देखते हैं कभी कभी बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, कभी कभी वॉर भी होती है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि मेन पर्पस ऑफ आईआर क्या है। मेन पर्पस ऑफ आईआर भी यही है कि टू मेंटेन पीस। ये जो हमने पढ़ा है, जो आईआर हम पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो आईआर? इसका मकसद यही है कि भाई आप जब इसको पढ़ोगे समझोगे तो आप कोई ऐसी कोई सजेशन दोगे कि जिससे दुनिया जो है ना वो लड़ाई से बच सकती है, डिस्ट्रक्शन से, तबाही से बच सकती है। ये एक पर्पस है आईआर का, बस ये आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये आपको ये बात आखिर तक जहन में अपने रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या है, हमने बता दिया कि भाई ये पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना जो आपके हिस्टोरियंस हैं और जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इसको पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं इसको, उनको क्या मसला है भाई, हिस्टोरियंस को क्या काम है आईआर को पढ़ने से? अब देखिए हिस्टोरियंस जो है ना वो क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक हिस्ट्री पढ़ते हैं। डिप्लोमेटिक मतलब कि जो आपके ताल्लुकात रहे हैं, रिलेशंस रहे हैं, वो कैसे रहे हैं। उसमें किसी मुल्क ने, लाजमी बात है ना, बहुत से खेल भी होते हैं ना, कोई मुल्क कुछ काम करता है तो अगले के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है, आप प्रेशराइज करते हैं। आप जो है ना आप देखते हैं कि हमने आईआर में ही देखते हैं आगे चल के कि हम जो आपके अनकन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल जो आपके जो वॉरफेयर मीन्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं कि तमाम चीज़ें हम आईआर में देखते हैं। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है, ये हिस्टोरियंस आपके पढ़ते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिस्ट इसमें क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिस्ट इसमें पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस में तो आपके लाजमी बात है वही पॉलिटिकल साइंस वाला भी मामला आ जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक हो गया। उसमें भी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, इसमें भी हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ती है आपको, क्योंकि लाजमी बात है आपने देखनी होती है, वॉर्स देखते हैं आप और बहुत सी चीज़ें देखते हैं। तो फिर वो हिस्ट्री आप देखेंगे जब भी आपको आईआर समझ में आएगी, वरना आईआर क्या आप खाली थ्योरीज उसकी रट्टा लगा के तो कोई फ़ायदा नहीं ना। आप उसको थ्योरी को समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कहीं पर, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ ये थ्योरी जो है ना वो काम कर रही है। दूसरा, इकोनॉमिस्ट यहाँ पे इसको क्यों पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। देखें इसका ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ना एक अलग से टॉपिक है, मैं यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल भी नहीं समझा सकता पूरा, ये एक थोड़ा मुश्किल भी टॉपिक है, ये इसको मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं समझा सकता। असल में ये एक जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना, ये भी एक जो है ना वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ठीक है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस मतलब ये इसने एवॉल्व किया है बाय द टाइम बीइंग। जो सिस्टम आज हमने अप्लाई किया हुआ है पॉलिटिकल इकोनॉमी में, वो सिस्टम पहले नहीं था, पहले कोई और था, उससे पहले कोई और सिस्टम था। तो ये एक इवॉल्व किया है सिस्टम ने, तो इसको हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। बहरहाल यहीं पर आप समझ लें कि इकोनॉमी का लफ्ज़ आ रहा है ना, तो इकोनॉमी से कुछ रिलेटेड ही है मामला। बहरहाल इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक अलग से बिल्कुल जो है ना आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है, वो अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। फिलहाल आपके पास क्या है, यहाँ आपने देख लिया कि इकोनॉमी से रिलेटेड कोई मामला है, ठीक है। अब ये ना समझें, ये इकोनॉमी जो है ना एक सिस्टम की बात हो रही है कि कौन सा सिस्टम आपके मुल्क में होना चाहिए, ठीक है, ये उस इकोनॉमी की बात हो रही है। अब क्या है, फिर आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको जो है ना जो ये एक जो आपका इंटरनेशनल लॉ है उसकी एक फील्ड है। अब आप ये क्या बोले, इंटरनेशनल लॉ की कैसे फील्ड है भाई ये? अब देखिए इंटरनेशनल लॉ में आप उसमें भी रिश्ते ही देखते हैं, जो रिलेशंस होते हैं मुल्कों के आपस में वही देख रहे होते हैं, ठीक है। उन मुल्कों के बीच में आपस में लाजमी बात है कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको सेटल करवाने के लिए एक जो आपको तीसरी थर्ड बॉडी आपको चाहिए, तो वो थर्ड बॉडी आपकी जो है वो इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो है ना इंटरनेशनल जो लॉ है उसमें हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, हम देखेंगे तो हमें लॉ समझ में आएगा, वरना हमें लॉ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक हो गया। फ़िलासफ़ी जो है ना, फ़लसफ़ा आपको पता है, फ़लसफ़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि
तकरीबन दुनिया की हर फील्ड के अंदर मौजूद है, ठीक है। बगैर फ़लसफ़े के काम बनता नहीं है, ठीक है ना। तो वो फ़लसफ़ा क्या है, ये एक बिल्कुल ही एक अलग फील्ड है। बहरहाल फ़िलासफ़ी की भी एक फ़ील्ड है आईआर, क्योंकि हम इसमें बहुत से फ़िलासफ़र्स को भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारे फ़िलासफ़र्स को भी हम देखते हैं, उनकी बातें क्या क्या हैं, उनकी देखिए मुख्तलिफ थ्योरीज़ है ना आपकी आईआर के अंदर, मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं आपकी, ठीक है। वो थ्योरीज़ में कोई रियलिज़म है, कोई लिबरलिज़म है। तो कोई फ़िलासफ़र क्या होता है, कोई फ़िलासफ़र रियलिज़म के जो है ना हक़ में बात कर रहा होता है और लिबरलिज़म को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, और कोई फ़िलासफ़र जो है ना इसका ऑपोजिट काम कर रहा होता है। तो इस तरह से आपका सारा मामला चल रहा होता है। तो ये आपके फ़िलासफ़र्स की कंट्रीब्यूशन भी इसके अंदर आ जाती है। फिर बात हम आगे देखते हैं कि इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। क्या मतलब कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का अहाता किए हुए है। ये इसकी फील्ड जो है ना, जो इसका स्कोप है, उसमें ही हम देखेंगे कि हम इसमें कितनी सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बावजूद भी हम तमाम चीज़ें नहीं देख सकते कभी भी, कि क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ हो रही है दुनिया के अंदर। तो कभी ना कभी जो है ना कोई एक नया ऐसा मामला पेश आ जाता है जो कि जो है ना एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है। तो ऐसे मामले में हम जो है ना वो एक्सेप्शन का हम मामला रखते हैं। बहरहाल इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है ना इसके अंदर हम देखते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर। फ़िलासफ़ी देख रहे हैं आप, लॉ के एलिमेंट्स देख रहे हैं आप, ठीक हो गया, आप वॉर्स, डिस्प्यूट्स, ठीक है, एक्टर जो आपके नेशनल स्टेट एक्टर, आपके जो स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तमाम चीज़ें हम देखते हैं इसके अंदर। तो इसी वजह से ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ठीक हो गया। फिर डील्स विद द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो भी इंसानियत की, यानी कि इस दुनिया के अंदर जो भी अच्छे हालात, बहुत अच्छे हालात, एक्सट्रीमली अच्छे हालात जो आए दुनिया में, उनको भी हम देखते हैं। और जो आपका वर्स्ट, जो बहुत ही मुश्किल हालात आए, जो जंगें हुई हैं दुनिया के अंदर, उनको भी हम देखते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो आपके इम्पॉर्टेंट राइटर्स, जो आपके हिस्ट्री आपकी देखते हैं ना। सबसे पहले इस हिस्ट्री इसकी देखते हैं, हम समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है आईआर की। तो हिस्ट्री के लिए आपको ज़रूरी है कि ये आपको बता दूं कि कुछ आप राइटर्स के नाम नोट कर लें, जिनकी मदद से हमने आईआर को जो है ना वो एक जो है ना एकेडमिक डिसिप्लिन हमने बनाया। एक आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पहले तो नहीं था, लेकिन आईआर तो था पहले भी, रिलेशंस तो पहले भी थे, लेकिन सब्जेक्ट नहीं था पहले। तो सब्जेक्ट जब आज आया है तो वो इनकी मदद से आया है। तो जो शुरू में आपके पास इनिशियल जो आपके राइटर्स थे, उसमें आपके जो है ना थुसिडाइड्स थे, ठीक है, थॉमस एक्विनस थे, आपके जे रोसो थे, इमैनुअल कांट, ये आपके कुछ जो है ना वो मारूफ राइटर्स थे जिनकी मदद से हमने आईआर को जो है ना वो एक सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं। सबसे पहले जो 411 BC थी आपकी, जो आपका बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, इसमें आपका जो था इंटर ट्राइबल रिलेशंस थे, यानी कि उस टाइम आपके बहुत सारे ट्राइब्स हुआ करते थे, मुल्कों का सिस्टम नहीं था, कबीलों का सिस्टम था। तो बहुत सारे जो है ना जो कबाइल के आपस में रिलेशंस होते थे, उनके बीच में आपस में भी ट्रीटीज़ होती थी, उनके बीच में आपस में जो है ना डिप्लोमेसी होती थी, ट्रेड वगैरह भी होते थे, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर आपके इंटर सिटी, फिर ये ट्राइब से बढ़कर सिटी पे चला गया मामला। इंटर सिटी स्टेट्स भी आपके थे, वहाँ पर बहुत सारे सिटीज़ थे, उन सिटीज़ को ही आप स्टेट्स कहते थे, ठीक हो गया। जैसे कि आपने देखा था मदीना की रियासत, ठीक हो गया, ये आपने देखा ना मदीना की रियासत। अब मदीना जो है ना वो एक शहर था, ये क्या था, ये इंटर सिटी स्टेट, इस तरह के स्टेट्स भी थे वहाँ पे, ठीक हो गया। फिर आपके इंटर किंगडम रिलेशंस क्या थे, कि जो आपके बहुत सारे जो आपके किंगडम थे, किंगडम में वो होते हैं, लाजमी बात है, जहाँ पर किंग्स होते हैं, मोनार्की होती है ना। तो ये आपका जो है ना जो जहाँ पे मोनार्की होती है, पूरे जो है ना किंगडम्स होते हैं, उसमें बहुत बड़ी टेरिटरीज उनके पास होती हैं, तो इसको हम किंगडम कहते हैं। तो उन किंगडम्स के भी आपस में बीच में रिलेशंस उस टाइम मिलते थे। एंशियंट सिविलाइजेशन, इसमें क्या था, आपका जो इजिप्शियन एक सिविलाइजेशन थी, ठीक है, सुमेरियन, ठीक है, ये आपका सीरियन, इंडियन और चाइनीज़, ये बहुत मारूफ जो है ना आपकी क्या थी, आपके जो है ना वो थे सिविलाइजेशंस थी। सिविलाइजेशंस मतलब जो भी आपकी उस अब तो आपकी नेशंस आ गई ना, अब तो आपकी नेशंस आ गई, ठीक है, उस टाइम और आज भी है काफ़ी हद तक सिविलाइजेशंस, ठीक है। अब लाजमी बात है नेशन आप एक हैं, लाजमी सी बात है, लेकिन कुछ और चीज़ों में आपके जो लाजमी बात है बिलीफ्स हैं, जो आपके बिलीफ्स हैं उनमें आपका किसी और कंट्री के जो लोग हैं उनके साथ आपका जो है ना वो मुशाबियत है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, ये आपकी एक जो वो लोग फिर तमाम लोग मिला के जब एक ओवरऑल आपका सिस्टम होता है, उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं।
जिसके अंदर आपका रिलीजन, कल्चर, ये वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। वो सब चीज़ें जो है ना कहीं जाकर मेल खा रही होती हैं, मैच कर रही होती हैं। तो इजिप्शियन थे, इजिप्ट के बहुत सारे, इजिप्ट आपको पता है बहुत ही कोई पुराना जो है ना एक आपकी वो है एक सिविलाइजेशन है। फिर आपकी सुमेरियन, ठीक है, असीरियन, इंडियन, चाइनीज, ये आपकी बहुत ही पुरानी जो सिविलाइजेशन है, एंशियंट सिविलाइजेशन हैं, ये वो सिविलाइजेशन हैं। तो अब लाजमी सी बात है उस टाइम ये सिविलाइजेशन थी, तो इनके बीच में भी आपस में आपके रिलेशनशिप्स हुआ करते थे, ठीक है। ये नहीं आप कह सकते कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, ये बिल्कुल जो है ना आइसोलेशन में रहते थे, ऐसा नहीं था। फिर क्या है सोवरन नेशन स्टेट, ये देखते हैं क्या है। पहले तो क्या था, पहले ऐसा नहीं था ना, सोवरेनिटी नहीं थी ना पहले। फिर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया, नेशन का कॉन्सेप्ट आया और स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। इस तमाम तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, सोवरेन, नेशन, स्टेट, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आपका जो है ना एक 30 साल की वॉर हुई और उस वॉर के बाद आपकी एक जो है ना ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई 1648 में, ये जो है ना ट्रीटी साइन हुई आपकी। और इस ट्रीटी के तहत आपकी बहुत सारी जो है ना वो नेशन स्टेट्स जो है ना वो शुरू हो गई बनना। बहुत सारी जो है ना आपका नेशन स्टेट्स यानी कि कौमें बनना शुरू हो गई, जो कौमें थी आपस में, जिनकी ज़ुबान, जैसे कि जिनकी लैंग्वेज जो है ना मेल खा रही थी, जिनका कल्चर की बिना पर लोगों ने नेशंस बनाई, रिलीजन्स की बिना पर लोगों ने नेशंस बनाई, एथनिसिटी की बिना पर लोगों ने नेशंस बनाई। और इन्हीं नेशंस की मदद, किसी नेशन का रिलीजन जो है ना सेम है, उसमें जो लोग हैं सबका रिलीजन सेम है, तो इस रिलीजन वाली नेशन ने एक अलग स्टेट की डिमांड की। कल्चर वाली जो है ना आपकी जो वो थी नेशन थी, उसने एक अलग स्टेट की डिमांड की। जो आपकी जो है ना जो आपकी एथनिसिटी वाली आपकी एक अलग नेशन बनी थी एथनिसिटी की बिना पर, ठीक है। लाजिम बात है रिलीजन हो सकता है उसका कोई और हो, तो एथनिसिटी की बिना पर जो आपकी जो नेशन बनी थी उसने एक अलग स्टेट की डिमांड कर ली। तो इस तरह से आपकी नेशन स्टेट्स वजूद में आने लगी। और जब बहुत सारी हो गई ना, ये जब ये एक दो नहीं रही, बहुत सारी हो गई, आप देखते हैं बहुत सारी, तो अब ये वाला जो है वो इस वाले को एक्सेप्ट करेगा ना कि भाई ये एक स्टेट यहाँ पर मौजूद है। या तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई ये एक स्टेट मौजूद है यहाँ पर, या फिर वो इसको अटैक करेगा और कहेगा ये भी मेरी स्टेट है। दो ही सूरतें हैं। तो दोनों में से अगर ये इसको अटैक कर दे तो फिर तो अल्टीमेटली ये इस पे जो है ना जो कब्जा कर ले तो वो तो फिर इसकी टेरिटरी हो गई। लेकिन अगर ये इस जो दूसरी टेरिटरी है इसको एक्सेप्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ यार तुम भी एक स्टेट हो, मैं तुम्हें मानता हूं, तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा या तुमसे जो है ना ताल्लुकात होंगे, तो जब ये रिकॉग्नाइज करता है इसको, तो तब हम कहते हैं कि ये वाली जो स्टेट है जिसको अब रिकॉग्नाइज किया है ये एक सोवरेन बॉडी बन गई है। ठीक हो गई, सोवरेन बॉडी हो गई है। अब ये जो है ना एक इसके पास एक सोवरेंटी आ गई है। ठीक हो गया। तो यहां तक आप सोवरेंटी एक थोड़ा डिटेल में गहरा टॉपिक है, हम समझेंगे उसको जरूर, लेकिन फिलहाल आप इतना कॉन्सेप्ट इसका समझें। बाकी कॉन्सेप्ट हम इसका अपना नंबर आएगा सोवरेंटी का, फिर हम इसको देख लेंगे, इसकी फिर हम खाल उतारेंगे। ठीक हो गया। तो तब आपकी जो आज़ाद नेशन स्टेट्स थी तो वजूद में आने लगी जब ये एक आपकी 30 ईयर्स वॉर हुई और उसके बाद आपकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई। इसने आपका जो है ना जो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है यूरोप के अंदर, आज आप यूरोप के अंदर नेशन स्टेट्स सुनते हो, अलग अलग नेशंस हैं, ठीक है। आपकी फ्रांस अलग है, स्पेन अलग है, जर्मनी अलग है, अलग अलग नेशंस हैं, तो इनकी अपनी अपनी स्टेट्स हैं। ये अलग स्टेट हो गई, ये अलग स्टेट हो गई, तो ये पूरा का पूरा हम यूरोप कहते हैं। तो यूरोप जो है ना आपका, यूरोप के अंदर जो नेशंस बहुत सारी वजूद में आ गई, वो इसी तरह से आ गई कि आपकी जो वॉर हुई थी वो वॉर ख़त्म हुई। ठीक हो गया। फिर 14th to 17th सेंचुरी, ये जो आपका पीरियड था ये आपका पीरियड ऑफ रेनेसेंस था। रेनेसेंस क्या होता है? रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ और रिवाइवल, यानी कि कोई चीज़ को आप दोबारा से पैदा करते हो, दोबारा से जिंदा करते हो किसी चीज़ को दोबारा से जिंदा करना। ठीक हो गया। कैसे? अब देखते हैं। जो आपके जो एंशियंट आर्ट्स था, आर्ट तो आपका बहुत एंशियंट चीज़ है ना, कोई अभी नई चीज़ तो नहीं है आर्ट्स जो है। तो जो आपके आर्ट्स थे उनको जो है ना एक उनके अंदर इनोवेशन लाई गई, उनकी मदद से लिटरेचर, लर्निंग, जो कुछ लोगों ने सीखा था समझा था उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। ठीक है। बहुत से नज़रियात आए, आपको मतलब फ़िलोसोफर्स आए आपके बहुत सारे, ये आप देखते हैं थुसिडाइड्स, थॉमस जो है ना, ये सब आपके फ़िलोसोफर्स आए। ऑल्दो थुसिडाइड्स जो थे वो तो वैसे ही बहुत पुराने थे, लेकिन और आपके इमैनुअल कांट आए, जेजे रोसो आए आपके,
ये जो आपके अल्लाह भला करे जो आपके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, इनकी मदद से हमें क्या हुआ, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फ़िलासफ़ी सीखी हमने, जो है ना आपका देखते हैं आप ऐसे नज़रियात सीखे, लिबरलिज़म, ठीक है, लिबरलिज़म के हमने नज़रियात सीखे, कैपिटलिज़म के बारे में बताया हमें लोगों ने, ठीक है, और आपका अल्लाह भला करे कम्युनिज़म, ये नई नई चीज़ें जो है ना मार्केट में आने लगी, तो लोग परेशान हुए, हैरान हुए। फिर आपका जो है ना सिविलाइजेशंस भी थी, कल्चर्स भी थे, लोगों के अलग अलग बहुत सारी नेशंस थी आपकी, तो अब हर किसी के अपने अपने कल्चर थे, तो कल्चर के हिसाब से आर्ट था, कल्चर के हिसाब से लिटरेचर था, लर्निंग वगैरह, ठीक ठीक है। तो ये जब 14 टू 17 सेंचुरी का टाइम पीरियड है जिसे हम रेनेसांस कहते हैं, इसमें जब इस तरह की चीज़ें आई हैं ना, तो जैसे कि इमैनुअल कांट ज़बरदस्त किस्म के जो है ना एक फ़िलासफ़र थे। इन इस तरह के जो आपके फ़िलासफ़र्स आए हैं, उन्होंने उनकी जो आपकी जो है ना उनकी थ्योरीज थी, फ़िलासफ़ीज़ थी, उनको लोगों ने पढ़ा समझा, बड़ा जो है ना मुतासिर हुए लोग उनसे। जैसे कि आपका रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, पहले तो ऐसा होता था ना कि बादशाह सलामत ने जो कह दिया सो कह दिया, तो अब ऐसा नहीं था, अब लोगों ने जो है ना सवाल करना शुरू किया था कि भाई हम क्यों करें ऐसा, ठीक है ना। लोगों ने सवाल, लोगों में शऊर आ रहा था, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, ये तमाम चीज़ें लोगों के अंदर आ रही थी, एक्सपेरिमेंटेशंस हो रही थी, रिसर्चेस हो रही थी, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा था कि आपका जो है ना एक आप देखते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी वजूद में आ रही थी, ठीक है। आपकी जो है ना बहुत सारी चीज़ें, फेथ से जो आपका अकीदा होता है, अथॉरिटी से जो कि आपकी जो एक आपकी जो मेन आपकी सोर्स ऑफ पावर होती है, अथॉरिटीज़ को हम कहते हैं, आपकी ट्रेडिशंस जो आपकी सकाफ़त है, उसके जो ये चीज़ें थी, पुरानी पुरानी चीज़ें ना, इनके साथ लोगों ने इख्तलाफ करना शुरू किया। जब ये इस तरह के नए नए आइडियाज़ आए ना, रीजनिंग और क्वेश्चनिंग के लोगों के अंदर शऊर पैदा हुआ, तो फिर लोगों ने क्वेश्चनिंग शुरू की, लोगों ने एतराज़ जो है ना डिसेंट, एक डिसेंट का जो है ना वो मादा पैदा हुआ इस दुनिया के अंदर, ठीक हो गया। फिर स्टेट एंड इट्स नेशनल सोवरेनिटी बिकेम आइडियल यूनिट। अब जो आपका ये जो दौर था 14 टू 17 सेंचुरी के बाद का जो दौर था, जब आपका ये रेनेसेंस हुआ और लोगों में शऊर आया, ठीक है ना, बहुत सारी स्टेट्स बनी वगैरह वगैरह, तो अब क्या था, जो आपकी स्टेट थी वो आपकी एक आइडियल यूनिट बन चुकी थी। यानी कि स्टेट एक मेन चीज़ थी इंटरनेशनल अरीना के अंदर, स्टेट एक मेन चीज़ बन चुकी थी और बड़ा रोल था, क्योंकि स्टेट, हम जो कहते हैं ना गवर्नमेंट, हम तो नहीं कहते गवर्नमेंट, हम तो कहते हैं ना स्टेट, पाकिस्तान एक स्टेट है। अब पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट किसकी है, गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है ना, वो तो चलता फिरता मामला है ना, ठीक है, लेकिन स्टेट आपकी तो वही रहेगी ना। तो स्टेट आपकी जो है ना वो थी जो आपकी मेन चीज़ इस दुनिया के अंदर बन गई, ठीक है। स्टेट क्या होती है आपकी, जो जिस पर ज्योग्राफी जो है ना उसकी जो है ना वो एक्सप्लेंड होती है, ज्योग्राफी उसकी समझ में आ रही होती है कि हाँ यार ये फलानी जगह पर है, इसके नॉर्थ में फलाना मुल्क है, साउथ में फलाना मुल्क है। तो इस तरह की जो है ना स्टेट्स आपकी जो है ना वो वजूद में जब आई, तो मेन जो चीज़, जो मेन यूनिट आपका आइडियल यूनिट बना, वो क्या बना, स्टेट बना। लोग स्टेट के बारे में देखकर बात करते थे, उसके अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है उसके बारे में देखकर लोग बात नहीं करते थे। ऑल्दो जो आपका एक्शन होते थे फिर तो गवर्नमेंट ही लेती है, लेकिन लोग फिर भी यही कहते थे कि भाई पाकिस्तान ऐसा है, इंडिया ऐसा है, वैसा है। लोग ये तो नहीं कहेंगे कि इमरान खान ऐसा है वैसा है, ठीक है, लोग तो यही कहेंगे पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है मामला। फिर आपका जो डिप्लोमेसी थी उसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई, यानी कि आप देखते हैं कि जो आपके एम्बेसडर्स, लोगों ने अपने एम्बेसडर्स भेजने शुरू किए, डिप्लोमेट्स जो थे आपके जितने भी, वो भेजना शुरू, लोगों ने दूसरे मुल्कों में अपनी एम्बेसीज बनानी शुरू की, ताल्लुकात बढ़ाए अपने दूसरे मुल्कों से अपने। तो ये डिप्लोमेसी को हमने क्या किया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, एक हमने जो है ना अफर्म कर दिया उसको, हमने उसकी जो है ना एक समझे एक बिल्डिंग हमने बना दी उसकी, ठीक हो गया। यूरोप के अंदर फिर यूरोप से आपका जो है ना ये चीज़ फैली, क्योंकि यूरोप तो पहले था ना, अमेरिका तो बाद में आज़ाद हुआ, तो यूरोप से फिर यही नज़रियात अमेरिका में गए, अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया में आपने देखा, जो अफ्रीका और एशिया में जो कॉलोनाइजेशन थी, वो एक अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 का पेपर है, जो कॉलोनाइजेशन का पीरियड है, टाइम पीरियड, वो हम देखेंगे कि वो क्या मामला था। तो वो कॉलोनाइजेशन जो एशिया और अफ्रीका में कॉलोनीज थी यूरोप की, तो कॉलोनीज ख़त्म हुई तो और बहुत सारी स्टेट्स बनी। आप देखते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान तो नहीं था पहले, वो तो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो बाद में आप देखते हैं इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, और मुख्तलिफ जो है ना आपके कंट्रीज़ बन गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर आपका होता है, या मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस की, किस आज के दौर तक हम कैसे पहुँचे।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ आपका, जिसके अंदर आपके जो है ना नई नई ट्रांसपोर्ट के मीन्स बनाए गए, कम्युनिकेशन आपकी जो है ना स्ट्रांग हुई। आपने देखा था, हमने यूएस हिस्ट्री में पढ़ा था कि आपने टेलीग्राफ हमने देखा था कि फिर आपका टेलीफोन भी बन गया बाद में, ट्रेड जो है ना वो हो गया था, आपने स्टीम बोट्स आ गई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, जो आपकी जितनी भी नेशंस थी, नेशन से मुराद यहाँ पर वही आपके मुल्क हैं, ठीक है, तो आप जो है ना वो एक दूसरे के करीब आ गई, क्लोजर, ठीक हो गया, रिश्ते आपके रिलेशंस बढ़े, जो है ना डिप्लोमेसीज हुई, ट्रेड्स हुए, आपकी कम्युनिकेशन हुई, आप देखते हैं। और आज का जो दौर है हम उसमें ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम बैठे, ठीक हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई जब, इसमें भी काफ़ी जो है ना चीज़ें और इवॉल्व हुई। आपने देखा कि आपकी जो है ना वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल, आपका जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी थी उसके ऊपर डेमोक्रेटिक कंट्रोल हुआ। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी थी वो एक आपके आम आदमी के हाथ में आ गई। जो एक आपका आम आदमी है वो अब डिसाइड करेगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। अब आप लोग हैरान होंगे ये कैसी बात कर दी। तो डेमोक्रेसी ऐसी ही चीज़ है। डेमोक्रेसी में तमाम लोग होते हैं, तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, हर बंदा वोट करता है और अपने बिहाफ पर एक रिप्रेजेंटेटिव बिछाता है। अगर इमरान खान को आपने और हमने अगर वोट दिया है और अगर वो कोई काम करता है तो इसका मतलब है हमने वो काम किया है। तो ये है आपकी डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है अब वो आम आदमी के हाथ में आ गई। कैसे आई कि आपने एक चीज़ सुनी होगी, पब्लिक ओपिनियन। तो ये पब्लिक ओपिनियन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ये काम हुआ, क्यों, आईआर आपका जो है ना इवॉल्व आप नज़र आने लगा लोगों को कि भाई आई इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ें नई नई नज़र आने लगी लोगों को, ठीक हो गया। तो आपका जो है ना स्कॉलरली फेज शुरू हुआ। लोगों ने देखा हाँ यार ये तो जो रिश्ते हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी जो है ना ट्रेड हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो ये तो समझने की चीज़ है। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इसको आपके जो आपका जो फेज था, स्कॉलरली फेज, जिसको हम एजुकेशनल, जिसको हम एकेडमिक फेज कहते हैं, जो आपका अलग से एक सब्जेक्ट बन गया, ये वो मामला शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये एक आपका ट्रिगर पॉइंट था। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये जो हमने बातें की हैं ये कैसे हुआ। तो डेवलपमेंट ऑफ आईआर एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट या डिसिप्लिन आप कह लें इसको। पोस्ट वर्ल्ड वॉर तक तो हमने देख लिया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ बनी वेस्टर्न यूरोप में और यूएसए के अंदर भी बनी आपकी, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, 1920 में यूएसए ने और आपका जो था जो आपकी ये यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ थी, इन्होंने 1920 में, इससे भी कुछ यूनिवर्सिटी तो इससे भी पहले ही एक सब्जेक्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया आईआर का। आज से हम आईआर भी पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट मिशन क्या था इसका उस टाइम आईआर पढ़ने का, टू अचीव पीस। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी पहले ही। आगे देखते हैं। पहली बुक क्या थी, ये आपके पॉइंट्स हो गए, ठीक है, 1 2 ठीक है 3। ये इस तरह से अगर सवाल आता है तो ये आपकी सारी जो है ना सब आपकी हेडिंग्स हो जाएंगी, ठीक है, और आप इस तरह से अपना सवाल कर लेंगे। तो फर्स्ट बुक आपकी जो थी वो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थी बाय ग्रैंड ह्यूगस, जो आपका कैर थे और आपका ये आपका क्या नाम, उर्गोहर्ट। इन्होंने 1916 में ये बुक लिखी थी, इन सब ने मिलकर ये बुक लिखी थी, ठीक हो गया। तो आपकी जो पहला आपका पब्लिश्ड आर्टिकल था वो आपका 1925 में पब्लिश हुआ यूएसए की तरफ से, जो कि ऑब्वियसली आईआर से मुतालिक था। 1926 में आपके जो प्रोफेसर मून थे उन्होंने एक सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया आईआर के बारे में, और जो है ना हमें एक सिलेबस मिला कि हम आईआर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। वही सिलेबस जो कि आपका स्कोप है ना, स्कोप यानी कितने किन किन एरियाज़ को ये कवर कर रहा है। स्कोप का यही मतलब है कि किन किन एरियाज़ को कवर कर रहा है ये, तो वही हम देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है, तो वही सिलेबस हमें मिला, ठीक हो गया। अब जो हमारा सवाल है वो हम आ जाते हैं, जो आपका है डेवलपमेंट एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल है, ये आपका आ गया। इसमें आपका 1919 में पहला काम क्या हुआ कि आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स थी यूके में, वहाँ पर जो है ना ये सब्जेक्ट जो है ना ऐड किया उन्होंने अपने कोर्स के अंदर, ठीक हो गया। फिर 1925 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया जो था वहाँ पर भी आपका आईआर का कोर्स आया, और 1923 में ये आपका यहाँ पे पहले आना चाहिए था, खैर आप लोग खुद एडजस्ट कर लेना, इस वाले को पहले कर लेना और
24 वाले को बाद में कर लेना। तो 1923 में क्या हुआ था कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज़ एट पेरिस के अंदर एक इस तरह की इंस्टीट्यूट बनाई गई थी। तो ये आपने देखा कि इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर आईआर की इस तरह से एवोल्यूशन हुई है। ठीक हो गया, इस तरह से आज हम तक पहुंचा है ये आईआर। फिर आपका जो रिसर्च बॉडीज़ थी उनका भी बहुत बड़ा रोल था आईआर को एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनाने में। ठीक है, 1910 में जो आपका कार्नीज इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, ये एक आपकी जो है ना वो एक इंडोमेंट आपकी फॉर इंटरनेशनल पीस बनाई गई। इसमें आपका जो है ना बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश किए गए। ठीक हो गया, तो ये रिसर्च बॉडी थी एक आपकी, तो इसने एक कुछ रिसर्च पेपर्स आपके जो है ना पब्लिश किए। यानी कि 1910 में ही आप देखते हैं, पहले जो है ना सबसे पहले 1919 में यूनिवर्सिटी में आया, 1910 में रिसर्च हुए, रिसर्चेस पब्लिश हुई इसके बारे में आईआर के मुतालिक। 1914 में यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल हुआ इंग्लैंड के अंदर जो था, उसने भी क्या किया, बहुत सारे जो आपके जो है ना रिसर्च आर्टिकल्स जो है ना वो आपके पब्लिश किए। और आपकी जो है ना यहीं पर एक आपकी जो है ना वो बुक ऑफ जो आपकी इंटरनेशनल लॉ है ना वो भी इंग्लैंड के अंदर ही सबसे पहले शुरू हुई थी। बुक ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है आपकी, जिसके अंदर आपकी हर साल ही अपडेट होती रहती है ये बुक, खैर वो बाद में देखते हैं। तो ये आपका इंग्लैंड के अंदर भी आप देखते हैं कि जो है ना वो रिसर्चेस का आर्टिकल्स का जो है ना काम शुरू हुआ। इंटरनेशनल लॉ के मुतालिक भी इन्होंने ये काम शुरू किया। ये तो पहले कुछ और थी, फिर ये 2000 हो गई, ये 2000 वाली अलग है, उससे पहले कुछ और मामला था। खैर 1918 में आपका न्यूयॉर्क फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशन एंड काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ये आपका न्यूयॉर्क के अंदर ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनी, ये दो बॉडीज़ बनी, इन दोनों का काम था आपका रिसर्च करना। ठीक हो गया। फिर आपका 1920 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, और आपका जो है ना इनके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई आपका जो है ना वो क्वार्टरली या एनुअली जो है ना आपने जर्नल्स पब्लिश करने ही करने हैं, क्योंकि आपको पता है जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है वो आपके यही जर्नल्स होते हैं, जो आपकी ऑथेंटिकेटेड आपकी जो बिल्कुल जो है ना आपकी ऑथेंटिक सोर्स है जो नॉलेज की, वो आपके यही जर्नल्स होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से आईआर हमारे सामने वो डेवलप होता आया। फिर आपका क्या है, एक आपका था रोल ऑफ लीग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपका क्या हुआ, एक लीग ऑफ नेशंस बनी। ठीक है, जो आपकी ट्रीटी ऑफ वर्सटाइल जो थी आपकी, उसके अंदर आपकी लीग ऑफ नेशंस बनी। ठीक हो गया। इसमें आपका एक सेपरेट जो है ना वो एक लेक्चर है हमारा यूट्यूब के ऊपर कि भाई ये कैसे बनी, वो लेक्चर का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई के बटन पे दे दूंगा कि आप देखेंगे लीग ऑफ नेशन कैसे बनी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, जिसमें हम देखेंगे रोल ऑफ यूएसए इन वर्ल्ड वॉर 1। ये आपकी वीडियो है, इसमें आप देख लेंगे कि लीग ऑफ नेशंस कैसे बनी। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लीग ऑफ नेशंस का भी बहुत बड़ा रोल है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रमोट करने में, उनको समझने में और उनके मुतालिक, क्योंकि आपको पता है लीग बनी ही क्यों थी, क्योंकि वॉर को आपके रोकना था और पीस को आपके दुनिया में पीस को मेंटेन करना था। तो यही है आईआर में भी आप देखते हैं कि पीस को आपका जो है ना वो अचीव करना हमारा पहला गोल है। आईआर हम पढ़ इसीलिए रहे हैं, तो ये लीग भी इसीलिए बनी ताकि पीस को अचीव किया जा सके। ठीक हो गया। तो ये आपका हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लीग ने आपका जो है ना एक जो है ना इंटरनेशनल स्टडीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। ठीक है, और इसके अंदर सारी दुनिया के जितने भी आपके वो थे आपके जो इंस्टीट्यूट्स थे जितने भी, उनके जो है ना हेड्स को बुलाया गया और कहा कि भाई आपने क्या करना है कि भाई ये अपने जो है ना कंट्रीज़ के अंदर इस जो है ना वो सब्जेक्ट को ऐड करना है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में हुआ उस टाइम इतना नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो फिर आपका यूनाइटेड नेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसमें आपकी इन्होंने जो है ना टेक्निक्स बताई ना पीस की, क्योंकि आपको टेक्निक्स ही चाहिए थी पीस के लिए, वही पीस की जद्दोजहद है। हम भी आईआर इसीलिए पढ़ रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन भी इसीलिए बन रही हैं ताकि पीस को मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पर आपकी जो है ना जो आपकी टेक्निक्स थी पीस के लिए, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड थी हमें पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में। तो फिर आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, इसके अंदर इन्होंने जो है ना वो
जो आपके जो वर्ल्ड वॉर 2 था, उसने बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया कि भाई इतने ख़तरनाक मामले हो गए। आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 में आपका न्यूक्लियर वेपन आपका यूज़ किया गया, तो बड़े ख़तरनाक मामले। तो आपको जो है ना वो एक जो है ना वो पॉलिसी की ज़रूरत थी, तो फिर आपका यूएनओ की क्रिएशन होती है। ठीक हो गया। इसके अंदर जो यूनेस्को थी उसने एक जो है ना वो कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर किया। वो कॉन्फ्रेंस थी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपकी 1948 में हुई। ये कॉन्फ्रेंस आपको समझ में आ गई कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बुलाया गया, एक उनकी मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई और उनको बताया कि भाई आपने अपनी जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना है आईआर का, ताकि सब लोग पढ़ें इसको और समझें और दुनिया में आकर जो है ना वो पीस को हासिल करने की कोशिश करें। तो फिर आपका जो आखिरी काम हुआ आपके जो आईआर को जो है ना इस दुनिया के अंदर डेवलप करने में, वो आपका था डीकॉलोनाइजेशन। तो डीकॉलोनाइजेशन में आपकी जो है ना आपको पता है, मैंने आपको बताया कि ये एक अलग भी टॉपिक है। इसमें एशिया और अफ्रीका जो कि आपकी जो है ना ब्रिटिश की कॉलोनीज थी वो आज़ाद हो गई, तो डीकॉलोनाइजेशन हो गई। तो डीकॉलोनाइजेशन में फिर एशिया और अफ्रीका में बहुत सारी न्यू स्टेट्स जो है ना वो वजूद में आई। तो फिर लाजमी सी बात है जब बहुत सारी स्टेट्स होंगी तो जितने ज़्यादा स्टेट्स होंगी उतने ज़्यादा रिलेशंस कॉम्प्लेक्स होंगे, तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हमें आईआर को इस दुनिया के अंदर जो है ना वो पढ़ने की, समझने की, ताकि हम सही से समझ के इसको फिर कोई फैसला कर सकें आईआर के मुतालिक। ठीक है, अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ आईआर। अब इसका जो आपका देखते हैं हम कि स्कोप तो इसका कोई ज़्यादा इतना फिक्स नहीं है, मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी। लेकिन समझने की बात क्या है यहाँ पर, समझने की बात यहाँ पर यह है कि जो है ना आपके डेली बेसिस के ऊपर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कांस्टेंट फ्लक्स हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपकी डेली बेसिस के ऊपर दुनिया में हो रही हैं। तो आईआर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लिहाजा इसका जो स्कोप है वो नॉट येट डिफाइंड है। ठीक है, अब तक डिफाइंड नहीं है ये, लेकिन कुछ चीज़ें हम ज़रूर देखेंगे इसके अंदर। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें लाज़मी बात है आपको मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे डिप्लोमेटिक हिस्ट्री एंड लॉ, जिसमें हम जो है ना देखेंगे आपके नॉन स्टेट एक्टर्स आए इसके अंदर, और आपका जो इंडिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंसी, वो जब बढ़ी दुनिया के अंदर तो नेशन स्टेट्स आपकी जो वजूद में है, हमने सारी बातें कर ली हैं। यहीं पर मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू लिखा हुआ है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का, आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से नेशन स्टेट्स बनी, सारा मैं आपको बता दिया। तो इसमें आपका जो है ना वो नेशन स्टेट्स के ऊपर अलग भी एक टॉपिक है, उस पर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन जो है ना ये यहाँ पर आप समझें कि आपके जो नेशन स्टेट का मामला है वो जो है ना वो इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करता है। बहुत सारी स्टेट्स जब बनेंगी तो इंटरडिपेंडेंसी होगी। ये देखें बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, इसके पास आटा है, इसके पास घी है, इसके पास चीनी है। तो अब इसको आटे की ज़रूरत है तो ये इससे लेगा, इसको चीनी की ज़रूरत है इससे लेगा, इसको आपकी घी की ज़रूरत है तो इससे लेगा। तो ये इंटरडिपेंडेंसी आपकी थी उस टाइम, अभी भी है, पहले नहीं थी अभी भी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ जो है ना हम कवर करते हैं आईआर के अंदर। ये अभी से भी आप देख लें, आपको एक ओवरव्यू भी मिलता है कि हम अपने सिलेबस में भी क्या क्या पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें हम देख लेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम जो है ना देखेंगे ये आपका अलग से एक एक चीज़ को, मगर ये तो आपकी एक एक हेडिंग भी बनती है ना, क्वेश्चन अगर आ जाता है कि स्कोप बताएं आईआर का, तो ये आपकी जितना भी आपका पूरा सिलेबस आप देखते हैं ना आईआर का, वो सारा आपका स्कोप है, क्योंकि वो तमाम एरियाज़ है ना अलग अलग। सिक्योरिटी का आप देखते हैं अलग है, पावर का अलग है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का अलग है, ठीक हो गया, वॉर्स का अलग है। तो तमाम चीज़ें हम देखते हैं। तो वही चीज़ें, बहुत आसानी सी बात है कि आपको इसका स्कोप इस तरह से समझना है कि जो आपका सिलेबस है पूरा का पूरा वो इटसेल्फ आपका जो है ना वो स्कोप है। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा सोवरन नेशन स्टेट्स एंड देयर रिलेशंस, ये हम देखते हैं इसके अंदर। सोवरन में सोवरेंटी भी आ गई, नेशन स्टेट्स में नेशन स्टेट्स आ गई, और उसके जो रिलेशंस हैं वो तो हम वैसे ही देख रहे हैं, वो तो उसकी जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट पेपर में, वो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नॉन स्टेट एक्टर्स, यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स भी हम पढ़ते हैं। वो क्या है, हमारे एमएनसीज हैं, जो आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, आईएनजीओज हैं, एनजीओज हैं आपकी, ठीक है, एनजीओज आपकी आ गई, जो आपकी नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आपके आईजीओज हैं जो आपके इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम नॉन स्टेट एक्टर्स में हम देखते हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स
क्या क्या है वो भी हम देखते हैं, और भी हम देखेंगे तरतीब से भी इनको हम देखेंगे कि एमएनसीज क्या है, एनजीओज क्या है, ठीक है। फिर हम इस पे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ते हैं। ये आपको मैंने बताया कि एक बिल्कुल ही एक अलग सा जो है ना एक टॉपिक है। बहरहाल आप यही समझ लें यहाँ पर कि जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपकी, देखिए पॉलिटिक्स तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं ना, पॉलिटिक्स तो हमेशा ही होती आ रही है दुनिया के अंदर, लेकिन इकोनॉमी, क्या आपको पता है कि इकोनॉमी को भी पॉलिटिक्स के सेंस में यूज़ किया जा सकता है? नहीं, तो ये भी इस तरह भी हो रहा है। ये एक अलग ही चीज़ है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसकी वजह से आपकी डिपेंडेंसी हो रही है, दूसरे मुल्कों में हम डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में हम डिपेंड कर रहे हैं, वो हम पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर वो भी हम पे डिपेंड करें, जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज है वो भी हम पे डेवलप करें, तो ये इंटर डिपेंडेंसी बनती है फिर। लेकिन वो हम पे नहीं कर रहे और हम उन पे कर रहे हैं, तो ये फिर क्या बनेगी, ये आपकी डिपेंडेंसी आपकी बन जाएगी। ठीक हो गया। इंटरनेशनल सिक्योरिटी को हम डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल सिक्योरिटी हम लाजमी बातें देखेंगे, क्योंकि आपको पता है दुनिया जो है ना वो न्यूक्लियराइज जो है ना आपकी हो चुकी है। ठीक है, न्यूक्लियराइज जब आपकी दुनिया हो जाएगी तो आप देखेंगे कि भाई बहुत सारे जो है ना वो मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हुए हैं। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बड़ा खतरा है, ह्यूमैनिटी को बड़ा खतरा है। ठीक हो गया। फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स, ये भी हम इसके अंदर देखते हैं। आपका यूएसए, आपका यूएसएसआर, ठीक हो गया, चाइना, आपका जो है ना वो आपका यूके, आपका यूरोप के और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, फ्रांस जो है आपका, इनकी भी हम देखते हैं। जो आपके P5 हैं उनकी तो हम फॉरेन पॉलिसी देखते ही देखते हैं ना, P5 जो है आपके। तो फिर और क्या देखते हैं हम इसके अंदर, और देखते हैं पावर और आपकी नेशनल पावर हम देखते हैं। पावर देखते हैं कि पावर क्या होता है इसमें, पावर की जो है ना वो डेफिनेशन देखते हैं, पावर किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, फिर नेशनल पावर देखते हैं कि नेशनल पावर क्या होती है। आपका जो है ना सीधी सी बात मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो जो है ना मॉर्गेंथो ने ये बात की थी कि इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, यानी कि जो आपका सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, हमने बात की थी ना नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए हम रिलेशनशिप्स कायम करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात की थी ना कि रिलेशनशिप जो होते हैं ना हमारे, उनको हम परस्यू कर, जो अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको परस्यू करने के लिए हम अच्छे रिलेशंस बनाते हैं। डिप्लोमेसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो असल इंटरेस्ट क्या है किसी भी नेशन का, वो है पावर। ये मॉर्गनथाउ साहब की ये बात है कि असल चीज़ है वो पावर है, और वही आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो वही पावर ही है। तो वो चाहिए आपको। इंटरनेशनल लॉ भी हम इसके अंदर देखते हैं, इंटरनेशनल लॉ को भी हम समझते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने आईआर उठाया है और उसके बाद वो जो है ना फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो वो फिर जो है ना वो गलती कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो है ना वो आईआर आप उठा रहे हो, तो आई लॉ आप जब तक जो है ना आई लॉ और आईआर जो है ना वो एक साथ ही चलते हैं, वो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। वही चीज़ें आप उसका लॉ का एस्पेक्ट देख लेते हैं आई लॉ में, और वही जो चीज़ें उसमें आप जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो आप आईआर में, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है तीन हो गए ना। आप देखते हैं आपका लीगल एस्पेक्ट है, आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक तो आप आईआर में देख लेते हैं, और लीगल आपको जो एस्पेक्ट है वो आप आई लॉ में देखते हैं, इन रिलेशंस का, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस है उन्हीं का। ठीक है, क्योंकि आई लॉ जो है ना वो डोमेस्टिक लॉ थोड़ी इंटरनेशनल लॉ है ना, मुल्कों का, दूसरी जो दुनिया में मुल्क है उनका कानून है ये। फिर आपका अगली चीज़ हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन। इसमें लाजमी सी बात है, आप आई लॉ में भी पढ़ेंगे कि आपका जो है ना वो डिप्लोमेसी क्या है, आईआर में भी हम पढ़ेंगे डिप्लोमेसी क्या होती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशन, ट्रीटीज़ क्या होती है, तमाम चीज़ें हम देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे होती है और कॉन्फ्लिक्ट कैसे ख़त्म किया जा सकता है। वॉर एंड पीस हम देखेंगे। आपका जो सिलेबस का जो पेपर 2 है उसमें आप देखते हैं काफ़ी आपकी वॉर्स हैं, वर्ल्ड वॉर 2 है, और आपका जो है ना वो कोल्ड वॉर है, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो वॉर एंड पीस की हम चीज़ें देखेंगे। नेशनल इंटरेस्ट, ये वही बात आ गई, नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। नेशनल इंटरेस्ट एक अलग से टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसके अंदर हम चीज़ें देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे इसके अंदर कि नेशनल इंटरेस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक हो गया, वो हम तमाम चीज़ें देखेंगे। नेशनलिज्म क्या होता है और इंटरनेशनलिज्म, ये भी दोनों चीज़ें आपको आपके सिलेबस में मिल जाएंगी। इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि स्कोप जो है आपका वो आपका सिलेबस जितना भी है वो वही है आपका। पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो सिलेबस है ना उसके टॉपिक्स रट्टा लगा लें आप, वही आपका सारा का सारा आईआर का स्कोप है। अगर सवाल आ जाता है, आंखें बंद करके सारे के सारे टॉपिक्स अपने एक एक हेडिंग बनाएं और जो है ना इंट्रोडक्शन 2-4 लाइनों में इंट्रोडक्शन देके आप जान छुड़ाएं उसका। ठीक है,
ग्लोबलाइजेशन को हम देखते हैं, दुनिया ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, आपको देखते हैं कि पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, ठीक हो गया। ग्लोबल टेररिज्म है, आप देखते हैं आपकी वॉर ऑन टेरर के अंदर सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका था या सिर्फ ये नहीं कि यूएसए था, इसके अंदर पूरी दुनिया शामिल थी, ठीक हो गया। ग्लोबल वार्मिंग, ये आपका पूरी दुनिया का मसला है। आप देखते हैं जो क्लाइमेट आपका चेंज हो रहा है दुनिया के अंदर, उसकी वजह से आपके जो है ना वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ये पूरा एक अलग टॉपिक है आपका ग्लोबल वार्मिंग का, ये भी हम देखते हैं। ह्यूमन राइट्स भी इसके अंदर हम देखते हैं, ख़ास तौर पर आपका जो UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इन IR। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्टर्स क्या क्या हैं, स्टेट के जो एक्टर्स हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। तो स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे एक्टर्स जो कि आपकी स्टेट के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आपकी आर्मी हो गई, आपके और जो है ना आपकी जो फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हो गई, आपकी जो जुडिशरी हो गई, आपकी लेजिस्लेटिव, आपकी पार्लियामेंट हो गई, ये तमाम आपके स्टेट एक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं, कुछ और बहुत सी जो है ना कंपनीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट की होती हैं, वो भी आपकी जो है ना स्टेट के एक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली जो है ना इसके अंदर स्टेट इटसेल्फ होता है, ठीक है। जो स्टेट इटसेल्फ होता है वही मेन एक्टर होता है, जिसमें और स्टेट क्या होता है आपका? स्टेट जो होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है इन चार चीज़ों का। कौन सी? सबसे पहले कि स्टेट के पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है। एक जो है ना टेरिटरी मतलब एक आपके पास डिफाइंड बॉर्डर होना चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, और अच्छी खासी पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि 5-10 लोग जो है ना वो हों, आपके 5-10 हज़ार लोग हों, और आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए वहाँ पर, यानी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि आपका जो है ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आई हो या किसी भी तरह से आई हो, ठीक है। सोवरेंटी होनी चाहिए। सोवरेंटी का क्या मतलब है कि अब देखें, एक स्टेट है और दूसरी स्टेट है, एक स्टेट पहले से थी, एक नई स्टेट बनी, ठीक है। नई स्टेट को पुरानी स्टेट ने रिकॉग्नाइज़ किया, कहा कि ठीक है हम मानते हैं तुम्हें, नहीं रिकॉग्नाइज़ किया तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इसको एनेक्स करे, इसके ऊपर कब्ज़ा कर ले। लेकिन वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, और जो है ना ये क्या होता है, इसको आपकी जो है ना वो एक तरह की जो है ना वो सोवरेंटी मिल जाती है कि हाँ भाई ठीक है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो आ गई वजूद में, और इसके पास अब अथॉरिटीज़ हैं, इसकी अपनी पब्लिक है, इसकी अपनी पॉपुलेशन है, अपनी टेरिटरी है, अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है। इसमें वही बात है आगे, स्टेट आपको पता है स्टेट बहुत से तरीक़ों से भी काम करती है। स्टेट मोनोपली के तौर पर काम कर रही होती है। वो मोनोपली जो है ना आपकी, जिसके अंदर आपका जो मिलिट्री है, जो आपकी पुलिस है, वो आप देखते हैं स्टेट की उसके ऊपर मोनोपली होती है, ठीक है। कोई आम आदमी उठ के वैसी ही जो है ना वो एक फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता कि भाई आप भी उठें और आप एक अपनी पुलिस बना लें कि भाई ये है हमारी पुलिस है, वो पब्लिक पुलिस है और ये प्राइवेट पुलिस है, ऐसे थोड़ी होगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें स्टेट जो है ना वो मोनोपली जो है ना वो एंजॉय कर रही होती है। तो मोनोपली आपके सामने कि यही सोवरेंटी है आपकी। सोवरेंटी का मतलब यही है कि आपको इख्तियारात मिल जाते हैं बहुत सारे, ठीक हो गया। तो ये जितने भी ऐसे एक्टर्स होते हैं या ख़ुद स्टेट इटसेल्फ होता है, स्टेट अब लाजमी सी बात है अगर कहीं पर वॉर करनी है तो स्टेट ख़ुद तो नहीं जाएगा, वो अपनी आर्मी को भेजेगा, ठीक हो गया। अगर डोमेस्टिकली कोई मसला चल रहा है तो वो पुलिस को भेजेगा, ठीक हो गया। तो ये स्टेट एक्टर्स कहलाएंगे। और अगर बाहर कहीं आपका जो है ना वो करने जाना है, क्या कहते हैं, कहीं पर आपके जो है ना दूसरे मुल्क में जाना है और वहाँ पर आपने डिप्लोमेसी करनी है, तो वहाँ पर आपको जो एम्बेसीज़ बनाएंगे, वो जितने भी आपके एम्बेसडर्स होते हैं वो आपके होते हैं स्टेट एक्टर्स, स्टेट के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। तो स्टेट एक्टर समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर आपके सामने मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, और आपका जो है ना IGOs यानी कि इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फिर आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, और आखिर में आपका है सब स्टेट एक्टर्स। ये जितने भी हैं ये तमाम के तमाम जो है ना आपके नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। यानी कि इनमें से बहुत से लोग तो मतलब अक्सर ही जो है ना वो सारे के सारे स्टेट में ही होते हैं ना किसी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन स्टेट के बिहाफ पर एक्ट नहीं कर रहे होते, ये वो प्राइवेटली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हमने ऊपर फ़र्क देखा ना प्राइवेट और पब्लिक का, ठीक है। तो पब्लिक क्या है, गवर्नमेंट है आपकी, और प्राइवेट क्या है आपका, जो है कोई बंदा अपनी पुलिस नहीं बना सकता। लेकिन चलो पुलिस नहीं बना सकता ना, और तो बहुत सी चीज़ें बना सकता है। अगर गवर्नमेंट की एक चले कंपनी है, कोई फैक्ट्री कंपनी है,
गवर्नमेंट की, तो ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ही की हो वो, और लोग नहीं बना सकें, तो और लोग भी बना सकते हैं। तो जो दूसरा बंदा बनाएगा, कोई आम आदमी उठकर एक एमएनसी बनाता है, एक जो है ना कॉरपोरेशन बनाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, तो वो जो एमएनसी होती है आपकी, वो जो है ना लाजमी सी बात है दूसरे मुल्कों से उसका ताल्लुक़ होता है, ठीक है। लेकिन स्टेट जो अपनी, जो आपकी स्टेट है ना, वो तो उसे स्पॉन्सर नहीं कर रही होती ना, वो तो प्राइवेटली आपका जो है ना ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से एनजीओज होती हैं आपकी बहुत सारी। एनजीओज के अंदर क्या होता है कि जो आपकी जो वेलफेयर के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए काम कर रही होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट होती है। वो खुद अपने नाम के साथ कह रहे हैं कि हम नॉन गवर्नमेंट है, यानी कि नॉन स्टेट है। यहाँ पर गवर्नमेंट को आप अगर कह देंगे, नॉन गवर्नमेंट को आप कह दें नॉन स्टेट, ठीक है, तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये आपकी जो है ना वो वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए काम कर रही होती हैं। इसमें जैसे कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये आपने देखा होगा, मदर टेरेसा ने पीस के लिए काम किया, तो पूरी दुनिया ने उनका साथ दिया, ठीक हो गया। तो ये आपकी जो है ना वो एनजीओज हो गई। एमएनसीज में आपकी मैंने मिसालें आपको नहीं दी, टोयोटा, एप्पल, एचपी, आईबीएम, फिर आपका फेसबुक जो है सोशल मीडिया, आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये तमाम आपकी जो है ना मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है। आईजीओज आपकी क्या है? आईजीओज आपकी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनके बीच में, इसको हम अगर कहें इंटर स्टेट, इसको हम करें इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, तो भी कोई मसला नहीं है। इसी तरह से इसको आप अगर इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कहें, सॉरी नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, और इसको इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कहें, तो कोई मसला नहीं है। ये आपकी स्टेट्स के बीच में जो आपका रेगुलेशन करती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, आपका आईसीजे, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, नेटो आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अरब लीग, ठीक हो गया। ये तमाम आपकी क्या है आईजीओज हैं। इनमें और भी आप डाल सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये 2-4 ही लफ्ज़ हों, तो और भी आप नाम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। खुद सर्च करके गूगल पे आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। ट्रांसनेशनल एक्टर्स, वो एक्टर्स जो कि मतलब जो आपका अक्रॉस बॉर्डर्स काम कर रहे होते हैं, जो बॉर्डर से दूसरी तरफ काम कर रहे होते हैं। इसमें लाजमी नहीं है आपकी कोई मखसूस ग्रुप हो, आपके एमएनसीज भी इसमें हो सकती हैं, ठीक है। इसमें आपके सोशल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको मदर टेरेसा की जो है ना उसकी मिसाल दी मैंने आपको, ठीक हो गया। फिर आपका एक हमारा रह गया है सब स्टेट एक्टर्स, जो कि आपके होते हैं जिहादिस्ट, फेमिनिस्ट। फिर आपका इराक में आपने देखा होगा इराकी कुर्द्स हैं, तो वो भी आपके जो है ना सब स्टेट एक्टर्स हैं। एक और आपने देखा होगा आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो ये जो है ना ये भी आपके सब स्टेट एक्टर्स हैं। तो इस तरह के जो एक्टर्स होते हैं जो कि किसी स्टेट के बिहाफ पे काम नहीं कर रहे होते, और इनके मैंने आपको इन्फ्लुएंसेस भी बता दिया आपको। बाकी आगे पूरे आईआर में ही हम इन्फ्लुएंसेस पढ़ते रहेंगे, तो जो है ना इस इन्फ्लुएंसेस के बारे में इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरे आईआर का जो कोर्स है आपका, सब में इन्फ्लुएंसेस ही पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो ये जो है ना आपका जो आईआर का पहला टॉपिक है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई में आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को हमारी लाइक करें, इस पर अपने कमेंट करें, अच्छे फीडबैक दें हमें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।